Okay, so today we are going to discuss the oogenesis, which is very important because oogenesis का जो टॉपिक है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो आपकी बेसिक्स बना रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की और बाकी सारी चीज़ों की। इसलिए आपको oogenesis के बारे में चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है भैया। oogenesis की अगर मैं बात करता हूँ तो oogenesis के अंदर कुछ बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, oogenesis होता क्या है? फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज oogenesis. सो oogenesis इज एक्चुअली द गैमीटोजेनेसिस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द फीमेल। तो आपने पढ़ा है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या? हाँ, क्या देखने को मिलता है भैया? गैमीट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। गैमीट गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। तो फीमेल के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, फीमेल के अंदर जो गैमीट होता है उसको आप कहते हो ओवम। और ओवम का बनना फीमेल्स के अंदर दैट इज कॉल्ड द oogenesis। ठीक है, oogenesis का आप नाम देते हो। सो द द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्चुअली नोन एज द oogenesis। ठीक है, क्या कहते हो भैया? oogenesis। अब सवाल ये होता है कि सर oogenesis स्टार्ट कब होती है और oogenesis होती कहाँ पे? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि oogenesis और जो आपकी प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं? भैया कहाँ पे बनते हैं, जल्दी बोलो। आई वॉन्ट योर आंसर्स। ओवरीज में बनते हैं, शाबाश। अच्छा, अब होता ये है कि oogenesis आपकी हो रही है ओवरी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? ओवरी के अंदर हो रही है। अब सवाल ये होता है कि सर आपने हमें पढ़ाया कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऊपर कुछ बातें बताई थी रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं ऊपर जाऊं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भैया हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली स्टार्ट होती है कहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है आपकी बिफोर बर्थ, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जितने भी प्राइमोरियल जर्म सेल्स हैं उनको कन्वर्ट करवा दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। का किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक एक मेल बेबी के अंदर क्या होता है? सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। अब oogenesis के बारे में कुछ चीजें बड़ी अमेजिंग है, सही है। कुछ चीजें बड़ी अमेजिंग है, उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सही है। ओके। ओके, चल। तो oogenesis के बारे में आपने क्या याद रखना है? देखो बेटा, oogenesis जो है ना वो स्टार्ट होती है इवन बिफोर बर्थ। दिस इज वेरी अमेजिंग। एक बेबी जो कि फीमेल है और वो अभी अपनी मदर के यूट्रस के अंदर है, उसके अंदर भी क्या स्टार्ट हो जाती है? oogenesis। इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज कि एक बच्चा, एक बेबी, एक फीमेल जो अभी अपने मदर के यूट्रस के अंदर है, उसके अंदर भी क्या स्टार्ट हो चुकी है भैया? oogenesis स्टार्ट हो गई है। सो oogenesis स्टार्ट्स इवन बिफोर बर्थ, और बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ। एंड इवन बिफोर बर्थ होता क्या है? अगर मैं यहां लिखूं, वेट, स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। ठीक है, दिस इज अमेजिंग। अब सुनते जाना मेरी बात ना। होता क्या है कि इवन बिफोर बर्थ, इवन बिफोर बर्थ कुछ सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द ओवरी। इस ओवरी के अंदर कुछ सेल्स आते हैं जिन सेल्स को आप नाम देते हो प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या नाम देते हो? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या ख्याल है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे?
हाँ भैया, क्या ख्याल है? तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ना, ये होते हैं डिप्लॉइड। दीज प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर बेसिकली डिप्लॉइड। क्या होते हैं भैया? डिप्लॉइड होते हैं। अब बड़ी अमेजिंग बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो क्या होता ये है कि इवन बिफोर बर्थ, ठीक है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इन प्राइमोडियल। अब से थोड़ा सुनते जाना, ठीक है। अभी तक क्या बताया आपको मैंने? ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स है जो आगे जाके क्या बनाते हैं? ओवम बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं उसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बिफोर बर्थ। अभी एक बच्चा है, एक फीमेल है, वो अभी अपने मदर के यूट्रस के अंदर है। बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या हो? देखो याद रखना, याद रखना कि आपके पास जो oogenesis है ना, ये oogenesis ये oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जिसके अंदर होता ये है सिंपली, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, जिसके अंदर होता ये है बेसिकली कि अ, होता ये बेसिकली कि आपका जो है वो ओवम बनता है, ठीक है। अभी अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ ना उसको सुनते रहना। अब एक बच्चा है, वो अभी अपने मदर के यूट्रस के अंदर है। कहाँ भाई? अपने मदर के यूट्रस के अंदर है। तो होगा क्या? होगा ये कि आपके पास ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है ना, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स करेंगे क्या भैया? ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स करेंगे आपका माइटोसिस। फिर सुनो, अभी एक फीमेल है, वो अपनी मदर की यूट्रस के अंदर है। उसकी बॉडी के अंदर क्या है? प्राइमोडियल जर्म सेल्स है। और प्राइमोडियल जर्म सेल्स ने क्या की भैया? प्राइमोडियल जर्म सेल्स ने की माइटोसिस। और माइटोसिस के नतीजे में ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो गए किसके अंदर भैया? ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो गए, अगर मैं यहाँ इसको लिखूं, तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर भैया? ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो गए आपके oogonia के अंदर। oogonia के अंदर। व्हाट अबाउट दिस oogonia? ये oogonia डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? माइटोसिस हुई है भैया, माइटोसिस हुई है। oogonia होगा डिप्लॉयड, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो oogonia है ना, ये oogonia अकेला नहीं होता। यानी कि एक बच्चा है, लेट सपोज मैं यहाँ बनाता भी रहता हूँ साथ में, दिस इज द ओवरी, ठीक है। बहुत अजीब वाहियात सी ओवरी बन गई है, लेकिन चलो, ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये आपके पास क्या मौजूद है? ये आपके पास मौजूद है oogonia, ठीक है। दे आर बेसिकली oogonia। अब ये जो oogonia है ये है डिप्लॉयड। अब ये कहानी सारी बर्थ से पहले, यानी कि एक बच्चा अपनी मदर के यूट्रस के अंदर है, और उस बच्चे के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर ये सारी कहानी हो रही है। अब होता ये है कि बेसिकली इस oogonia कह रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज दिस इज द oogonia जो कि डिप्लॉयड है। इस oogonia के अराउंड कुछ सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को आप क्या नाम देते हो? इसके अराउंड आपको कुछ सेल्स मिलेंगे। अब मैं उन सेल्स को बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये oogonia के अराउंड आपको कुछ सेल्स मिलते हैं, कुछ इस तरह से आपको सेल्स मिलते हैं। इन सेल्स को आप नाम देते हो ग्रेन्युलोसा सेल्स का, ठीक है। क्या नाम देते हो? ग्रेन्युलोसा सेल्स का नाम देते हो। सुनते जाना अब बात। मैंने आपको बताया कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स ने माइटोसिस की और वो कन्वर्ट हो गए oogonia के अंदर। अब इस oogonia के अराउंड क्या मौजूद है? इस oogonia के अराउंड एक सेल की लेयर मौजूद है, जिस सेल की लेयर को आप क्या कह रहे हो? जिस सेल की लेयर को आप क्या कह रहे हो? ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये जो इस गौर से सुनते जाना बेटा, ये जो
इस ओवम के अराउंड सेल्स हैं उनको क्या कहा, ग्रेन्युलोसा सेल्स का, ठीक है। इस ऊगोनिया के अराउंड जो सेल्स हैं उनको क्या कहा, ग्रेन्युलोसा सेल्स का। अब ये ऊगोनिया करेगा माइटोसिस, ये ऊगोनिया क्या करेगा, ये करेगा माइटोसिस। अब माइटोसिस के नतीजे में अगेन ये एक सेल है, ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ, सुनते जाना, ठीक है। ये एक सेल है, ऊगोनिया ने किया माइटोसिस, और उस माइटोसिस के नतीजे में ये एक सेल बना, ठीक है। और ये सेल करता है खुद को ग्रो, ये सेल क्या करता है, खुद को ग्रो करता है। मैं इस कहानी को दोबारा रिवाइज करूंगा, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाया। मैंने आपको क्या बोला, प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट हुए ऊगोनिया के अंदर। ऊगोनिया के अराउंड आपको एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिलती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये अब ये जो आपका ऊगोनिया है, ये करेगा माइटोसिस और ग्रो करेगा, यानी कि अपना साइज बड़ा करेगा। जब ये माइटोसिस करेगा और अपना साइज बड़ा करेगा, तो अगेन इसके अराउंड आपको दोबारा सेल की लेयर मिलेगी। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है ना भैया, ये सेल की लेयर तो वैसे ही रहेगी, सुनते जाना। ये सेल की लेयर तो वैसे ही रहेगी। अब ये ओवम अकेला तो नहीं है ना, सॉरी ऊगोनिया अकेला तो नहीं है, ऊगोनिया के अराउंड सेल की लेयर भी है, ठीक है। ऊगोनिया के अराउंड सेल की लेयर भी है। ये जो ऊगोनिया के अराउंड सेल की लेयर है और ऊगोनिया है, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बता सकते हो मुझे। ऊगोनिया के अराउंड ये जो सेल की लेयर है, जिसे आप ग्रेन्युलोसा सेल कह रहे हो, ये ग्रेन्युलोसा सेल और ऊगोनिया को कलेक्टिवली क्या कहते हो, एनीवन। आई वुड बी रियली इम्प्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे बता दे वो कि आप इसे क्या कहते हो। सो इट इज बेसिकली नोन एज फॉलिकल। याद रखना, ऊगोनिया के अराउंड ये जो सेल की लेयर है, जिसे आप ग्रेन्युलोसा सेल कह रहे हो, तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो प्राइमरी फॉलिकल। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप फॉलिकल कहते हो, लेकिन ये पहला फॉलिकल बना है, तो इसे आप क्या कहोगे भैया, इसे आप कहोगे प्राइमरी फॉलिकल। सो दिस इज बेसिकली द प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो oogonia है ना, ये oogonia नहीं कहलाता बेसिकली, ये oogonia कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेन्युलोसा सेल इज कलेक्टिवली नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हो, प्राइमरी फॉलिकल, वन बार का मतलब है प्राइमरी, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब होता क्या है, ये oogonia स्टार्ट करता है, क्या अभी बर्थ नहीं हुई है, फिर अभी याद रखना, अभी बर्थ नहीं हुई इस बेबी की, इस बेबी के यूट्रस के अंदर जिसकी अभी बर्थ नहीं हुई है, क्या स्टार्ट हो जाती है, इस प्राइमरी oocyte के अंदर स्टार्ट हो जाती है मियोटिक डिवीजन वन। क्या स्टार्ट हो जाती है, मियोटिक डिवीजन वन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो मियोटिक डिवीजन वन स्टार्ट होती है ना, ये मियोटिक डिवीजन वन रुक जाती है एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। होता यह है कि प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन वन तो स्टार्ट करता है, बट ये जो मियोटिक डिवीजन वन है ना, इसको रोक दिया जाता है एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, अरेस्ट एट प्रोफेज वन। सवाल ये होता है कि सर अभी तक आपने क्या बताया, अभी तक मैंने ये बताया कि एक बच्चा है, वो अपनी मदर के यूट्रस के अंदर है, उसके अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइटोसिस करेंगे, ऊगोनिया बनेगा, ये ऊगोनिया के अराउंड एक सेल की लेयर होगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स कहोगे, फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप फॉलिकल कहते हो। अब ये जो ऊगोनिया है, ये करेगा माइटोसिस और अपना साइज बड़ा करेगा। देन इस ऊगोनिया के अराउंड वही सेल की लेयर रहेगी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है प्राइमरी oocyte का विद द ग्रेन्युलोसा सेल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो प्राइमरी फॉलिकल का। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये आपका प्राइमरी oocyte करेगा मियोटिक डिवीजन वन स्टार्ट, लेकिन ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और बॉडी इसको रोक देगी एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। अब होगा क्या, होगा ये कि अब इस बच्चे की हो जाएगी पैदाइश, ठीक है, इस बच्चे की क्या हो जाएगी, पैदाइश। तो एक बच्चा, एक फीमेल
जो इस वक्त एक बच्चा, एक फीमेल जो इस वक्त अपने मदर की यूट्रस के अंदर है, उसके जब पैदाइश होगी तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? ओवरी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स होंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल्स होंगे, या उसकी बॉडी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे? हाँ भैया, क्या ख्याल है? बोलो बोलो। प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, शाबाश। अब सवाल ये होता है कि एक फीमेल कितने प्राइमरी फॉलिकल के साथ पैदा होती है? एक फीमेल, मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन लिखूंगा, इसको ज़रा सुन लेना, ठीक है? कुछ किताबों के अंदर ये मिलती है। नॉर्मली नॉर्मली एक फीमेल कितने प्राइमरी फॉलिकल के साथ पैदा होती है? नॉर्मली एक फीमेल तकरीबन 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल के साथ ग्रो होती है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल इवन बिफोर बर्थ बन जाते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल कितने में है? 2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन प्यूबर्टी तक ये कितने रह जाते हैं? प्यूबर्टी तक ये रह जाते हैं तकरीबन 40,000। और इन 40,000 में से तकरीबन 400 ऐसे होते हैं जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर रिलीज होते हैं या ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। नहीं भी याद रखो तो कोई मसला नहीं है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ जो है वो बेसिक बेसिक सी कहानी। सर क्या ये फिगर्स फिक्स है? हमारी किताब के अंदर कुछ और लिखा है, कोई मसला नहीं है। आप अपनी किताब को भी फॉलो कर सकते हो, एज सच कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है, ये आप याद रखना, सही है। अब मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जो इस वक्त मदर की बॉडी से बाहर आना है, यानी कि उसकी बर्थ हो रही है, उसके अंदर ओवम को रुकवा दिया गया है एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब होगा क्या? होगा ये कि होगा ये कि इस वक्त इस बेबी की हो जाएगी बर्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो गई? बर्थ हो गई। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक फीमेल के अंदर तमाम के तमाम क्या बन चुके होते हैं? तमाम के तमाम प्राइमरी फॉलिकल बन चुके होते हैं। उन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है? उन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं? बोलो भैया, बोलो भैया। उन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं? उन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं? प्राइमरी oocyte एंड द ग्रेन्युलोज साइट। अच्छा, अब हो गई बर्थ। अब जब हो गई बर्थ, अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब होगा ये कि एक बच्चे की बर्थ हो गई। बर्थ होने के बाद एक मखसूस टाइम पीरियड उसने गुजारा, और अब वो हिट कर रही है प्यूबर्टी। क्या हिट कर रही है भैया? प्यूबर्टी हिट कर रही है। तो अब मैं एक फीमेल वो दिखाने वाला हूँ जो क्या हिट कर रही है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हिट कर रही है। फीमेल्स में प्यूबर्टी कब हिट होती है? हाँ भैया, फीमेल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? एनीवन? 9 से 12 साल की उम्र। ठीक है, 9 से 12 साल की उम्र में क्या स्टार्ट होगी? प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी। अब होगा ये कि जब प्यूबर्टी हिट करेगी एक फीमेल, तो जाहिर सी बात है, आपने ये पढ़ रखा होगा कि अ, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है? GnRH रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये GnRH बेसिकली नीचे जाता है। कहाँ? प्राइमरी, ये GnRH बेसिकली कहाँ जाता है? ये GnRH जाता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाना शुरू कर देता है? FSH और LH। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से रिलीज होना शुरू होगा GnRH। ये GnRH कहाँ जाएगा? ये GnRH जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करवाना शुरू कर देगा, जिनका नाम है FSH एंड LH। अब होगा ये कि जब बॉडी के अंदर FSH का लेवल बढ़ेगा, जब बॉडी के अंदर क्या होगा? FSH का लेवल बढ़ेगा, तो ड्यू टू द ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ FSH, तकरीबन हर महीने आपका क्या होगा? तकरीबन तकरीबन कोई 10 से 12 फॉलिकल्स क्या करना शुरू करेंगे? ग्रो करना शुरू करेंगे।
क्योंकि बॉडी के अंदर क्या बढ़ गया, एफएसएच की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो जैसे ही एफएसएच की क्वांटिटी बढ़ती है तो होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर हर महीने तकरीबन 10 से 12 फॉलिकल क्या करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कौन से फॉलिकल है, याद करो अभी हमने पढ़ा था भाई, ये क्या है, ये ग्रेन्युलोजर सेल्स की लेयर है और इसके अंदर कौन सा ऊ साइट मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है आपका प्राइमरी ऊ साइट। अब होता क्या है, ठीक है, अब होता क्या है, ये जैसे ही एफएसएच आता है तो एक ओवरी के अंदर तकरीबन 10 से 12 जो है वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, 10 से 12 फॉलिकल खुद को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कौन से फॉलिकल हैं, ये है प्राइमरी फॉलिकल, जो कब बन गए थे, जो बन गए थे इवन बिफोर बर्थ। अब होगा क्या, होगा ये कि ड्यू टू द एफएसएच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, एफएसएच की वजह से, एफएसएच क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही सब कुछ बता रहा है, ये ओवरी पे जाएगा और ओवरी के अंदर तकरीबन 10 से 12 फॉलिकल को हर महीने क्या करवाना शुरू करेगा, ग्रो करवाना शुरू करेगा। अब हर महीने जब 10 से 12 फॉलिकल ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है, ग्रो करने का मतलब दो ही चीजें होती हैं। ग्रो, हाउ कैन यू डिफाइन द ग्रोथ, ग्रोथ दो ही चीजें होती हैं, ग्रोथ या तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है, या तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं या साइज ऑफ द सेल बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये मौजूद है आपका, ये मौजूद है आपका प्राइमरी ऊ साइट, ये मौजूद है आपका प्राइमरी ऊ साइट। ठीक है, अगर मैं यहां बनाऊं, दिस इज द प्राइमरी ऊ साइट, जिसको आपने रोक दिया था एट द प्रोफेज वन। ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को दोबारा क्या स्टार्ट करेगा, ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम करेगा, ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम करेगा। तो अगर मैं यहां लिखूं मियोटिक वन डिवीजन रिज्यूम, अब जाहिर सी बात है जब एफएसएच आएगा तो एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच जाहिर सी बात है आपके पास ये जो इस प्राइमरी ऊ साइट के मौजूद, इस प्राइमरी ऊ साइट के अराउंड क्या मौजूद थे, ग्रेन्युलोजर सेल्स थे, इनको भी ग्रो करवाएगा। अब जब ये ग्रो करेंगे तो पहले तो ग्रेन्युलोजर सेल्स की कितनी लेयर थी, पहले तो ग्रेन्युलोजर सेल्स की एक लेयर थी, बट अब होगा ये कि ये एक लेयर बढ़ के कितनी लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक लेयर्स, एक से ज्यादा लेयर्स के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये क्या मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है भैया ग्रेन्युलोजर सेल्स। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर इन ग्रेन्युलोजर सेल्स का काम क्या है, इन ग्रेन्युलोजर सेल्स का काम क्या है। याद रखना ये ग्रेन्युलोजर सेल्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो बेसिकली आपका आगे जाके कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन के अंदर। तो सवाल ये होता है कि सर ईस्ट्रोजन फिर कौन बनाता है। देखो ये ग्रेन्युलोजर सेल्स के बाहर आपको एक लेयर मिलती है, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ ये लेयर, इस लेयर को आप नाम देते हो थीका है, किसका, थीका का नाम देते हो। फिर सुन, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक फीमेल जिसने प्यूबर्टी को हिट किया, उसकी बॉडी के अंदर एफएसएच का लेवल बढ़ा, एफएसएच का लेवल बढ़ा, एफएसएच आया ओवरी के पास और हर महीने तकरीबन 10 से 12 फॉलिकल को उसने क्या करवाया, ग्रो करवाना शुरू किया। तो प्राइमरी फॉलिकल पे इसने काम किया और प्राइमरी फॉलिकल को ग्रो करवाना शुरू किया। सबसे पहला काम क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte जो अपने मियोटिक डिवीजन वन के अंदर रुका हुआ था, उसने अपनी मियोटिक डिवीजन वन को बहाल किया और साथ साथ ये जो ग्रेन्युलोजर सेल्स की लेयर थी वो पहले क्योंकि सिंगल लेयर थी, अब वो कन्वर्ट हो गई मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोजर सेल्स की लेयर के अंदर। अब होता यह है कि ये ग्रेन्युलोजर सेल्स ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो आगे जाके कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन के अंदर। सर अगर मुझे ये बात नहीं याद हो रही तो मैं क्या याद रखूं, बस इतना याद रख लो कि ये ग्रेन्युलोजर सेल्स जो है वो आपका ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे। तो अगर मेरा सवाल, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि मुझे ये बताओ कि पहले एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोजर सेल्स थे तो ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था या कम, हाँ भैया, कम, जाहिर सी बात है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte ने अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम किया है, ग्रेन्युलोजर सेल्स की लेयर बढ़ गई है और ग्रेन्युलोजर सेल्स के अराउंड आपको एक और लेयर मिल गई है, दैट इज कॉल्ड द थीका लेयर। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो सेकेंडरी फॉलिकल का। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। डोंट कंफ्यूज द सेकेंडरी फॉलिकल विद द प्राइमरी oocyte। गौर से देखो, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ने अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम किया है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा
कौन सा ऊसाइट मिलेगा? ऑप्शंस के अंदर हो ऊगोनिया, प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, तो आपका जवाब क्या होगा? बेसिकली प्राइमरी ऊसाइट होगा। ये आपने याद रखना है, सही है। अब होगा क्या? होगा ये होगा ये कि जाहिर सी बात है एफएसएच मुसलसल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा? ये सेकेंडरी फॉलिकल करेगा ग्रो। ये सेकेंडरी फॉलिकल करेगा ग्रो। अब होगा ये कि जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, ये ईस्ट्रोजन जाके इनहिबिट करता है एफएसएच को। तो सोचो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, वो वो अल्टीमेटली जाके एफएसएच के लेवल को कम करेगा नहीं करेगा? बोलो भैया, हाँ क्या ना? तो ये प्राइमरी, ये इनहिबिशन आपने याद रखनी है। अब होगा ये कि एफएसएच मुसलसल क्या कर रहा है? ग्रो करवा रहा है। अब होगा ये कि आपके पास ये मौजूद है क्या? ये प्राइमरी ऊसाइट था जिसने अपनी मियोटिक डिवीजन वन को स्टार्ट किया था। अब ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को क्या कर चुका है? ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को कंप्लीट कर चुका है, और अब ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर? अब ये कन्वर्ट हो गया है आपका सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताओ कि भैया ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, ये क्या है? अगर मैं यहां लिखूं, ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, ये ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? बोलो भैया। मियोटिक डिवीजन वन के बाद, मियोसिस वन के बाद कोई सेल डिप्लॉइड रहता है या हैप्लॉइड बन जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। तो ये सेल क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब मियोसिस वन कंप्लीट होगी तो एक और सेल बनेगा। इस छोटू से सेल को आप क्या नाम देते हो? इस छोटू से सेल को आप नाम देते हो पोलर बॉडी का। अब सर सवाल ये होता है कि सर वो जो आपने लेयर्स बनाई थी ग्रेन्युलोसा लेयर, वो कहाँ गई? जाहिर सी बात है वो भी ग्रो करेगी। तो अब होता ये है, ये देखो, इसके अराउंड ये आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर मिल रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता रहता हूँ। सही है। तो ये आपको क्या मिल रही है? ये आपको मिल रही है ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर। ये आपको मिल रही है ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर। अब मैं यहाँ पे लेबलिंग करता हूँ। दिस इज बेसिकली द सेकेंडरी oocyte, और ये जो छोटू सा सेल है, इस छोटू से सेल को आप नाम देते हो इस छोटू से सेल को आप नाम देते हो पोलर बॉडी का। ठीक है, इस छोटू से सेल को आप क्या कहते हो? पोलर बॉडी का नाम देते हो। अब इसके अराउंड ये जो आपको ब्लू कलर से सेल की लेयर नजर आ रही है, दिस इज नथिंग बट द ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये भी ग्रो करेगी। अब होगा क्या कि इन ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर के अराउंड एक कैविटी बनेगी। ठीक है, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के लेयर के बिटवीन, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के लेयर के बिटवीन ये जो छोटी सी कैविटी बनी है ना, इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, और इस कैविटी को नाम दोगे आप एंट्रम का। क्या कहोगे? एंट्रम का नाम दोगे। अब होगा ये कि सर आपने ये बताया कि भाई प्राइमरी oocyte ने अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम किया, कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte के अंदर और एक पोलर बॉडी के अंदर। सर आपकी बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। फिर आपने ये भी बताया कि ग्रेन्युलोसा सेल्स ने खुद को ग्रो किया और मल्टी लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये भी समझ में आ गया। तो सर ये एंट्रम क्या है? देखो इन ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर के बीच में ये जो खाली जगह है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड आ जाता है, और इस कैविटी को आप क्या नाम देते हो? इस कैविटी को आप नाम देते हो एंट्रम का। अब होगा ये कि सर वो जो आपने एक लेयर बताई थी थीका लेयर, वो कहाँ गई? तो होगा ये कि आपके पास ये जो थीका लेयर है ना, ये थीका लेयर कन्वर्ट हो जाती है दो लेयर्स के अंदर। एक लेयर आपको मिलती है अंदर, ठीक है, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, और एक लेयर आपको मिलती है इसके बाहर, जो मैं ये ऑरेंज टाइप से बना रहा हूँ।
सर आपकी बात समझ में आ जाती है कि थीका लेयर कन्वर्ट हो गई दो लेयर्स के अंदर। अब इन दो लेयर्स को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, जो थीका लेयर अंदर होगी उसे आप कहोगे थीका इंटरना, थीका इंटरना। और जो थीका लेयर बाहर होगी उसे आप कहोगे थीका एक्सटर्नल। ठीक है। सर क्या ये याद करना बहुत जरूरी है? नहीं भैया, बहुत जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी याद होता तो सुन लो, बस काफी है। ठीक है, थीका एक्सटर्नल। सही। क्योंकि इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। तो ये आपने याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अब क्या हुआ कि अपना जो प्राइमरी ऊ साइट था इसने मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम किया, और ये प्राइमरी ऊ साइट कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी ऊ साइट और पोलर बॉडी के अंदर। फिर ये ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर भी डबल हो गई, और इन ग्रेनुलोजा सेल्स के दरमियान में एक खाली जगह बन गई जिसके अंदर एक फ्लूइड भर गया। इस खाली जगह को आपने कह दिया एंट्रम। और फिर ये जो इस ग्रेनुलोजा सेल के अराउंड थीका थी, ये थीका भी फर्दर दो लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। सर आपकी बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर बढ़ेगी वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये ईस्ट्रोजन जाके एफएसएच को इनहिबिट करेगा। तो अब मुझे बताओ, एफएसएच का लेवल कम हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो भैया, हाँ के ना? बिल्कुल होना चाहिए। सही। अब होता ये है कि एफएसएच का लेवल जैसे जैसे कम होता है ना, तो एक एक वक्त वो आता है कि एफएसएच का लेवल इतना कम हो जाता है कि अब वो फॉलिकल जो एफएसएच के ऊपर अभी भी डिपेंड कर रहे थे वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, फॉलिकल क्यों ग्रो कर रहा था? एफएसएच आ रहा था। अब एक फॉलिकल वो है जो अभी भी एफएसएच के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि वो एफएसएच के आए बगैर खुद को ग्रो नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा और एफएसएच का अमाउंट कम होगा तो 10 फॉलिकल ने खुद को ग्रो करना शुरू किया था। बट लेट सपोज 10 में से एक ऐसा है जो अब इस काबिल है कि वो एफएसएच के बगैर खुद को ग्रो कर सकता है। 9 ऐसे हैं जो अभी भी खुद को ग्रो नहीं कर सकते। तो क्या होगा भैया? होगा ये कि वो फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स जो वो फॉलिकल्स जो अभी भी किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एफएसएच के ऊपर डिपेंडेंट थे। वो खुद को वो जैसे ही एफएसएच का लेवल कम होगा वो फॉलिकल क्या कर जाएंगे? वो फॉलिकल डी जनरेट कर जाएंगे। और ये जो फॉलिकल डी जनरेट कर रहे हैं, ये जो फॉलिकल क्या कर रहे हैं? डी जनरेट कर रहे हैं। डीजेनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफएसएच का अमाउंट कम हो गया है। इन फॉलिकल्स का डीजेनरेट करना क्या कहलाता है? इन फॉलिकल्स का डीजेनरेट करना कहलाता है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। सर ये हमारी किताब में कहाँ लिखा है? आप फेडरल बोर्ड की किताब खोलना। फेडरल बोर्ड की किताब के अंदर जो पहला एमसीक्यू है वो फॉलिक्यूलर एट्रेसिया के ही ऊपर है। सर वो तो वहां पे नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरे स्ट्रक्चर आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है भैया? तो फॉलिक्यूलर एट्रेसिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया? फॉलिकल डी जनरेट किए, फॉलिकल डाई किए, और इन फॉलिकल का डाई करना क्या कहलाया? इन फॉलिकल का डाई करना कहलाया फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। सर इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कहता हूं टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल की स्टेज पर अब क्या होगा? वो फॉलिकल्स जो अब भी किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? अब भी एफएसएच के ऊपर डिपेंड थे। वो 10 में से 9 फॉलिकल डाई कर जाएंगे, और सिर्फ एक फॉलिकल जो इस काबिल है कि वो क्या कर सके, वो अकेले जिंदा रह सके, वो क्या करेगा? वो आगे ग्रो करेगा। तो अब समझो, ये वो फॉलिकल है जो इस काबिल है कि अब वो एफएसएच के बगैर क्या हो सकता है? एफएसएच के बगैर जो है वो जिंदा रह सकता है। तो अब होगा ये कि ये फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, आगे करेगा ग्रो। अब जब ये टर्शरी फॉलिकल आगे करेगा ग्रो तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? अपनी मियोटिक अब ये देखो, ये आपके पास है, ये आपके पास है क्या भैया? ये आपके पास है सेकेंडरी। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास है सेकेंडरी ऊसाइट। ये क्या है भैया? ये सेकेंडरी oocyte है। इस सेकेंडरी oocyte के अराउंड ये छोटी सी क्या है? पोलर बॉडी। सर पोलर बॉडी का क्या काम है? आज तक पोलर बॉडी का कोई काम डिस्कवर नहीं हुआ, तो आपने याद भी नहीं करना। वेरी सिंपल। ठीक है। अब होगा ये कि ये जो ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर थी ना, ये खुद को अरेंज करती है। कुछ भी नहीं होता, ये जो आपकी ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर है ना, ये खुद को अरेंज करती है। अब होता ये है कि जो आपके पास क्या मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं,
तो ये जो ओवम है, सेकेंडरी ऊ साइट है, नॉट ओवम, ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, इसके अराउंड कुछ सेल्स की लेयर आ जाती है, ये जो मैं पर्पल से बना रहा हूँ, ठीक है। अब जरा सुनते जाना बस, ठीक है। इन सेल्स की लेयर को आप नाम देते हो कोरोना रेडिएटा। कोरोना वर्ड जो है ना, ये क्राउन से निकला है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इस ऊ साइड के ऊपर क्या मौजूद है, एक क्राउन सा, एक ताज सा मौजूद है। इन सेल्स को आप क्या कहते हो, कोरोना रेडिएटा का नाम देते हो, ठीक है। अगर ये बातें नहीं भी याद होती तो आप इसको रट्टा लगा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है भैया। अब होगा ये अब होगा ये अब कि होगा ये कि सर, अच्छा वेट, एक चीज मैं बताना भूल गया, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगेन ये क्या मौजूद है भैया, ये आपका मौजूद है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। मैं तो यहाँ पे पहले लेबलिंग करता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है पोलर बॉडी। क्या मौजूद है, पोलर बॉडी। अब होगा ये वेरी सिंपल, अब होगा ये कि आपके पास सबसे पहले ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ओ साइट है ना, इसके अराउंड एक पतली सी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर आ जाएगी। इस पतली सी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को आप क्या कहते हो, ये जो मैंने ग्रीन से बनाई है, इस पतली सी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को आप नाम देते हो क्या भैया, इस पतली सी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को आप क्या नाम देते हो, कोई बता सकता है क्या कहते हैं? हाँ भैया, आई वॉन्ट योर आंसर्स। शाबाश। इस पतली सी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को आप नाम देते हो जोना पेलोसिडा। सर, इस जोना पेलोसिडा का काम क्या है? इस जोना पेलोसिडा का काम है आपकी फर्टिलाइजेशन के अंदर। सर क्या काम है, जब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन तो वहां मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि इस ओ साइट के अराउंड क्या मौजूद है। इस ऊ साइट के अराउंड एक एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, दैट इज कॉल्ड द जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा, ठीक है। अब इस जोना पेलोसिडा के बाहर आपको कुछ सेल्स ऐसे नजर आते हैं जो खुद को इस ओवम के ऊपर क्राउन की शेप में क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ये समझो, ओवम के ऊपर क्या बन गया, ओवम के ऊपर क्राउन बन गया है। इन सेल्स को आप क्या नाम देते हो, इन सेल्स को आप नाम देते हो कोरोना रेडिएटा का। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड द कोरोना। कोरोना वर्ड ना क्राउन से निकला है। कोरोना रेडिएटा का मतलब ये है कि बेसिकली ये सेल्स जो है ना, ये ओवम के ऊ साइड के अराउंड क्या कर रहे हैं, ये ऊ साइड के अराउंड बेसिकली आपका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब होगा ये कि उसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे आपको मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो हम्म, ठीक है, ये वही ग्रेन्युलोजर सेल्स की लेयर है, ठीक है। देखते जाओ बस। ये क्या है भैया, वही ग्रैन्युलोजर सेल्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ग्रैन्युलोजर सेल्स के लिए जो मैंने ब्लू से बनाई है। और ये जो खाली जगह बची है, दिस इज कॉल्ड द एंट्रम, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द ग्रैन्युलोजर सेल लेयर। और अब ये भी काफी बड़ी हो गई है, ग्रैन्युलोजा सेल्स, ठीक है। और ये आपको मिल रहा है एंट्रम, ठीक है, दिस इज द एंट्रम, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये अभी मैं यहाँ पे इधर गौर से देखना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं कुछ सेल्स आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सेल्स अगर ना भी याद हो तो चलेगा। ये सेल्स बेसिकली
इस ओवम को जोड़ने किससे, इस ओवम को जोड़ने नीचे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड द क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus, ना भी याद हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं, सही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने बाकी चीजें बताई हैं वो याद रखना भैया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपके पास सर सवाल ये होता है कि सर वो वाली लेयर कहाँ गई, जो आपने थीका लेयर बनाई थी वो भी तो दिखा दे, बिल्कुल वो भी होगी, जाहिर सी बात है। तो अब हमने अच्छा रेड और ऑरेंज से बनाई थी, तो जाहिर सी बात है अंदर वाली आपको ये एक लेयर मिलेगी, जो अंदर लेयर मौजूद होगी, दिस इज द लेयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड। बहुत अजीब सी बन गई लेकिन चलो। और एक लेयर होगी बाहर, ठीक है लेयर। चलो, ये हो गई थीका लेयर, ठीक है। तो ये जो रेड वाली लेयर है इसको आप कहोगे थीका इंटरना, और ये जो आपकी ऑरेंज वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड द थीका एक्सटर्नल, ठीक है। अब अगर आप देखो तो होगा क्या, ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये प्राइमरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट करेगा, मियोटिक टू डिवीजन को ये स्टार्ट करेगा। जब ये अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट करेगा ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मेच्योर हो चुका होगा। और अब इस फॉलिकल को आप क्या नाम दोगे, अब इस फॉलिकल को, क्योंकि ये एक मेच्योर फॉलिकल है, इसको आप नाम दोगे ग्राफियन फॉलिकल का। क्या नाम दोगे भैया, ग्राफियन। दिस फॉलिकल इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल, या इसे आप वेजिक्यूलर फॉलिकल का भी नाम देते हो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो कैविटी है ना, इट्स जस्ट लाइक अ वेजिकल, वेजिकल मतलब खाली जगह जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, वेजिक्यूलर, वेजिक्यूलर वेजिक्यूलर उसका नाम देते हो, वेजिक्यूलर फॉलिकल का नाम देते हो। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अब होगा ये, अब होगा ये कि जब ये आपका सेकेंडरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट करेगा, तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे। अब इधर देखना भैया, होगा ये कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, इधर देखते रहो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, इसने अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट करा है। तो अब होगा ये कि बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा एलएच का लेवल। तो जैसे ही बॉडी के अंदर एलएच का लेवल बढ़ेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, और इसके फटने के बाद होगा ये, होगा ये कि आपके पास ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, और फटने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये सेकेंडरी oocyte इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इस ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाएगा। और इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होने के बाद इसके अराउंड कुछ सेल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या मौजूद है, ये आपका सेकेंडरी oocyte है जिसने अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट किया था, और अब ये निकल चुका है कहाँ से, अब ये निकल चुका है आपके ग्राफियन फॉलिकल से। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर एलएच का लेवल बढ़ा। फिर सुनना, जैसे ही बॉडी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, बॉडी के अंदर एलएच बढ़ता है, और एलएच की वजह से होता यह है कि इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से आपका जो oocyte है, रिलीज oocyte, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इससे oocyte कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे ही इस ग्राफियन फॉलिकल से oocyte बाहर आ जाता है, इस पूरे प्रोसेस को आप नाम देते हो ओव्यूलेशन का। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ओव्यूलेशन का नाम देते हो। सो हाउ कैन यू डिफाइन द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज बेसिकली, ovulation is basically the release of
oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। सवाल ये होता है कि सर क्या ये oocyte जो जिसने अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट किया था, ये अपनी मियोटिक डिवीजन टू को कंप्लीट नहीं करेगा? नहीं भैया, ये भी अपनी मियोटिक डिवीजन टू को कंप्लीट नहीं करेगा। और बॉडी जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा, बॉडी इसको अरेस्ट करवा देगी, इसको रोक देगी, इस मियोटिक डिवीजन टू को रोक देगी। किस स्टेज पर? ये बॉडी इसको रोक देगी, अरेस्टेड अरेस्टेड एट, किस स्टेज पर बॉडी इसको रोक देगी? अरेस्टेड एट मेटाफेज टू। तो सवाल ये होता है कि सर ये मियोटिक डिवीजन टू कब कंप्लीट होगी? अब ये जो ओ साइट है, जो सेकेंडरी ओ साइट है, जिसमें मियोटिक डिवीजन टू स्टार्ट हुई थी बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई, अब ये इंतजार करेगा स्पर्म का। अगर तो स्पर्म आ गया तो ये अपना मेटाफेज टू को आगे रिज्यूम करेगा, और अगर तो स्पर्म नहीं आया तो ये अपना मेटाफेज टू को रिज्यूम नहीं करेगा। सवाल ये होता है कि सर आपने अभी बताया कि इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम तो oocyte तो रिलीज हो गया, ये जो पूछे पीछे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना था इसका क्या हुआ? हुआ ये कि जो ग्राफियन फॉलिकल का पीछे इतना बचा हुआ स्ट्रक्चर था ना, दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इट इनटू द कॉर्पस लूटियम। होता यह है कि ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना था ना, ये येलो कलर के मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो येलो कलर का मास है ना, इसके अंदर बेसिकली येलो कलर को कहते हैं ल्यूटिन, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का मास बना, दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम का मतलब है येलो कलर्ड बॉडी, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस लूटियम बना, ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? दिस इज द टेम्पररी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का क्या है? ये बॉडी का एक टेम्पररी ग्लैंड है। और ये क्या करेगा भैया? टेम्पररी ग्लैंड है। और ये क्या करना शुरू करेगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन शुरू करेगा। जिन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का नाम क्या है? जिन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज होगा। ये क्या रिलीज करेगा भैया? ये रिलीज करेगा आपका प्रोजेस्ट्रॉन। और कुछ अमाउंट के अंदर ये रिलीज करेगा क्या? कुछ अमाउंट के अंदर ये ईस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, ठीक है। कुछ किताबें कहती हैं कि ये इनहिबिन भी रिलीज करता है, ताकि आपका दूसरा फॉलिकल क्या ना करे, ग्रो ना करे। बट वो आगे की बात है, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया? अगर आपको मैं आसान जबान के अंदर पूछूं, तो आसान जबान के अंदर अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अब तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई किस तरीके से क्या हो रही है, किस तरीके से आपकी oogenesis चल रही है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़े बंदा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर अगर लेट सपोज स्पर्म आ गया, अब क्या होगा? अब होगी फर्टिलाइजेशन, राइट। लेट सपोज स्पर्म आ गया। अब स्पर्म जैसे ही आया, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बड़ा अजीब सा बनाया लेकिन चलो, रुको मैं इसे दोबारा बना। चलो, अब लेट सपोज ये आपका क्या है? ये आपका ओ साइट है, जो कि रिलीज कर दिया था ग्राफियन फॉलिकल ने। अब ये ओ साइट कहाँ आ जाएगा? ये ओ साइट फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। और अब होगा ये, लेट सपोज यहाँ से आ गया स्पर्म, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया भाई? स्पर्म आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे स्पर्म आया, ये स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा, किसकी तरफ? ये ओ साइट की तरफ बढ़ेगा। तो अब होगा ये कि ये जो सेकेंडरी ओ साइट था ना, ये सेकेंडरी ओ साइट जैसे ही देखेगा कि स्पर्म आ गया, ये सेकेंडरी ओ साइट, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन टू को करेगा कंप्लीट। क्या करेगा भैया? ये अपनी मियोटिक डिवीजन टू को कंप्लीट करेगा। और ये अपनी मियोटिक डिवीजन टू को कंप्लीट करने के बाद एक बड़े से मेच्योर सेल के अंदर और एक छोटे से सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप क्या नाम दोगे? जिसको आप नाम दोगे इस मेच्योर सेल को आप नाम दोगे ओवम का। और ये जो छोटा सा सेल बनेगा ना, इसको आप नाम दोगे पोलर बॉडी का। सर सवाल ये होता है कि अब तक कितनी पोलर बॉडी बनी?
अब तक अभी तो आपको नजर आ रही होंगी दो पोलर बॉडीज। सर क्या दो पोलर बॉडीज बनती है? नहीं भैया, दो पोलर बॉडीज नहीं बनती, जाहिर सी बात है। ये वाली जो पोलर बॉडी थी, छोटी वाली पोलर बॉडी, क्या ये डिवाइड नहीं करेगी? बिल्कुल डिवाइड करेगी। तो जब ये डिवाइड करेगी तो ये दो फर्दर पोलर बॉडीज के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये पोलर बॉडी आगे डिवाइड करेगी तो दो पोलर बॉडीज बन गई आगे, और साथ में फिर एक पोलर बॉडी ये बनेगी। तो एक oogenesis के अंदर कितनी पोलर बॉडी बनेगी, बोलो भैया? तीन, शाबाश, तीन पोलर बॉडीज बनेंगी। शाबाश, दिस इज अमेजिंग। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सवाल ये होता है कि सर बहुत सारी चीजें अभी तो हमें क्लियर नहीं हुई। बेटा ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक हमेशा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो है वो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाया जा रहा होता है। तो डोंट कंफ्यूज, डोंट डोंट बी रश अबाउट एनीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आई गेस क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भैया, चल ये oogenesis था, ड्रॉ नहीं करता था। अब अगर आप अपनी बुक देखोगे ना तो उसके अंदर सेपरेटली एक जो है वो oogenesis की कहानी लिखी हुई है। लेट सपोज दिस इज द प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोडियल जर्म सेल आगे कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ये प्राइमोडियल जर्म सेल आगे कन्वर्ट होगा आपके किसके अंदर भैया? ये प्राइमोडियल जर्म सेल आगे माइटोसिस करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte के अंदर। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी oocyte के अंदर। ठीक है, दिस इज द oogonia। oogonia आगे माइटोसिस करेगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? oogonia माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के नतीजे में ये जो oogonia है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्राइमरी oocyte के अंदर। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? अभी बर्थ नहीं हुई है बेबी की, ये प्राइमरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन वन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, मियोसिस वन। या एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ ड्रॉ नहीं करता, यहाँ ड्रॉ करता, सही है। चलो अब इधर देखते जाना मेरे साथ ना, ताकि मेरे साथ कनेक्टेड रहो। अब बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ये रिवीजन आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई दिस इज द oogonia। कहाँ से आया? प्राइमरी प्राइमोडियल जर्म सेल से आया। अब ये oogonia करेगा क्या? माइटोसिस। ये oogonia करेगा माइटोसिस, और माइटोसिस के नतीजे में oogonia कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? प्राइमरी oocyte के अंदर। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। ठीक। अब ये प्राइमरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन वन को स्टार्ट करेगा, दिस इज द प्राइमरी oocyte। ये क्या करेगा? अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम करेगा, बट ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मियोसिस वन स्टार्ट, बट ये अपनी मियोसिस वन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, और बॉडी इसको अरेस्ट कर देगी। अरेस्टेड एट प्रोफेस वन। अब ये कहानी कब तक की है? ये कहानी है बिफोर बर्थ। ठीक है, दिस इज द कहानी विच इज बिफोर बर्थ। ठीक है, दिस इज द होल कहानी विच इज बिफोर। ठीक है, ये पूरी कहानी कब की है? ये बेबी की बर्थ से पहले की। दिस इज बिफोर बर्थ। ठीक है, चलो अब बच्चे की पैदाइश हो जाती है। बच्चे की पैदाइश के बाद होगा ये कि वो प्यूबर्टी हिट करेगा। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगा तो होगा ये कि तकरीबन 10 के करीब फॉलिकल खुद को ग्रो करना शुरू करेंगे। क्यों? एफएसएच की वजह से। और होगा ये कि ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये अपनी एट प्यूबर्टी, ये अपनी आ, ये जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? देखो, ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? ये प्राइमरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम करेगा। मियोसिस वन रिज्यूम। ठीक है, ये अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम करेगा, और जैसे ही अपनी मियोटिक डिवीजन वन को रिज्यूम करेगा, ये ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएगा दो सेल्स के अंदर। जिन दो सेल्स को आप क्या कहते हो भैया, बोलो? जिन दो सेल्स को आप क्या कहते हो? एक को आप नाम देते हो, दिस इज द बड़ा वाला सेल विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, एंड दिस इज द छोटा वाला सेल। ये जो बड़ा वाला सेल है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte, और ये जो छोटा वाला सेल है, दिस इज कॉल्ड द पोलर पॉड।
अब होगा ये कि ये पोलर बॉडी भी अपनी मियोटिक डिवीजन टू कंप्लीट करेगी और दो फर्दर पोलर बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेकेंडरी oocyte है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बनाता हूँ, सही है। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। दिस इज द सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड है। और ये दिस इज दिस इज द सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte क्या करना स्टार्ट करेगा, ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन टू को स्टार्ट करेगा, मियोसिस टू को स्टार्ट करेगा। और मियोसिस टू के नतीजे में ये मियोटिक डिवीजन टू को जैसे ही स्टार्ट करेगा, बट ये अपनी मियोटिक डिवीजन टू को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और बॉडी इसको अरेस्ट करवा देगी, अरेस्टेड एट मेटाफेज टू। और अब ये इंतजार करेगा किसका, स्पर्म का। अगर तो स्पर्म आ गया, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, इफ स्पर्म अराइव्ड। अगर तो स्पर्म आ गया तो जैसे ही स्पर्म आएगा, ये स्पर्म को देख के क्या करेगा, खुशी से निहाल हो जाएगा। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये क्या करेगा भैया, ये अपनी मियोटिक डिवीजन टू को कंप्लीट करेगा और एक बड़े से मेच्योर सेल के अंदर और एक छोटी सी पोलर बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बड़ा सा आपको सेल मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द ओवम विच इज हैप्लॉइड अगेन। दिस इज द ओवम। और ये ओवम अब फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, ये ओवम ये फ्यूज कर जाएगा स्पर्म के साथ और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, मियोसिस टू रिज्यूम। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 दफा रिवीजन करवा दिया। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर